वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हमने अभी तक जैव प्रौद्योगिकी में बहुत आगे तक आ चुके हैं। हमने जैव प्रौद्योगिकी में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्लोनिंग संवाहक के बारे में, जिसमें हमने बैक्टीरियोफेज के बारे में देखा, हमने PBr322 प्लाज्मिड देखा, फिर हमने कॉस्मिड के बारे में बचा है आपका पढ़ना भी। PBr322 बहुत महत्वपूर्ण प्लाज्मिड है। ये लैब में विकसित किया जाता है मतलब लैब में संशोधित किया जाता है। वैसे तो प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है, लेकिन उसको हम संशोधन करते हैं अपने काम के लिए। तो हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालते हैं, फिर उसमें अपनी मनचाही जीनों को डालते हैं और उसको संशोधित करके क्लोनिंग में उपयोग करते हैं। मतलब जो आपकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी होती है उसमें उपयोग करते हैं। तो उसमें 3 मेन भाग होने चाहिए। एक तो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जो प्रतिकृति की उत्पत्ति वाला भाग होता है। दूसरा होता है उसके अंदर वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं, और तीसरा होता है उसके अंदर आपका क्लोनिंग स्थल। ये तीनों भाग होने चाहिए किसी भी एक प्लाज्मिड को उपयोग करने के लिए, मतलब संवहन को यूज करने के लिए, संवाहक होने के लिए ये 3 भाग होने चाहिए। प्रतिकृति की उत्पत्ति तो प्राकृतिक रूप से हर प्लाज्मिड में होती ही है, लेकिन जो वर्ण योग्य चिन्ह और जो क्लोनिंग स्थल होते हैं वो हमें अलग से डालने पड़ते हैं, मतलब ये हमें करने पड़ते हैं, जो होते नहीं है उसके अंदर। प्रतिकृति की उत्पत्ति तो हर एक प्लाज्मिड के अंदर पहले से ही उपस्थित होगी, तो उसको हम अपने मतलब अपने सुविधा अनुसार उसमें बहुत सारे एंजाइम की स्थल बना सकते हैं। जैसा चाहो प्लाज्मिड को अपने तरीके से मॉडिफाइड अपनी मर्जी से आप कर सकते हो। वो इतना ज़्यादा आसान टफ नहीं होता, आसानी से किया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया भी कि प्रतिजैविक और का जीन का क्या उपयोग है, हम क्यों प्रतिजैविक यूज़ करते हैं, एम्फिसिलिन का क्यों यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन क्यों उपयोग करते हैं। तो आपको वैसे तो बहुत सारी प्रतिजैविक जीन है, हम 2 का एग्जांपल लेके चले थे, तो आपकी मर्जी है, आप कोई सी भी प्रतिजैविक जीन उपयोग कर सकते हो। लेकिन आपके कोर्स में 2 ही दी गई थी, तो हमने 2 के एग्जांपल लेके चले। तो ध्यान रखिएगा जो लास्ट का लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हम उसमें से बैक्टीरियोफेज पढ़ चुके, प्लाज्मिड डीएनए का PBr322 पढ़ चुके, अब हम कॉस्मिड के बारे में पढ़ेंगे। कॉस्मिड क्या होता है? ये प्लाज्मिड और लैम्डा फेज का संकर होता है। हमने जो प्लाज्मिड पढ़ा ना उससे पहले लैम्डा फेज पढ़ा था। इसका दोनों का एक संकर मतलब हाइब्रिड होता है ये। मतलब दोनों को मिला के कॉस्मिड बनाया जाता है। ये बारबरा होर्न और जॉल कॉलिंस के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है? ये प्रकार का संकर प्लाज्मिड है जिसमें लैम्डा फेज कॉस का अनुक्रम होता है। देखिए लैम्डा फेज क्या होता है कि लैम्डा फेज का कॉस अनुक्रम वो भाग होता है। लैम्डा फेज मतलब जो लैम्डा जो वायरस होता है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, या लैम्डा जो जीवाणुभोजी होता है, उसमें कॉस अनुक्रम वो अनुक्रम होता है जो जहाँ पे किसी भी एक नए डीएनए को आप जोड़ सकते हो। ठीक है? जैसे कहने का मतलब है वो भाग जहाँ पे एक नए डीएनए को आप जोड़ सकते हो उसको बोलते हैं उसका कोस अनुक्रम। तो कॉस्मिड में क्या होता है? लैम्डा फेज कॉस और प्लस प्लाज्मिड, मतलब प्लाज्मिड एक डीएनए है, ये भी एक डीएनए है। अब आप अगर आप 2 चीज़ों को एक साथ जोड़ोगे तो कम से कम वो जोड़ने वाला भाग तो होना चाहिए ना। तो ये जो कोस अनुक्रम होता है वो लैम्डा फेज का वो भाग होता है जहाँ पे आप किसी आसानी से दूसरे डीएनए को जोड़ सकते हो, और जब आप दोनों डीएनए को जोड़ देते हो तो उससे कॉस्मिड बनता है। तो कोस अनुक्रम फेज का चिपचिपा सिरा होता है। कॉस प्लाज्मिड की तरह बैक्टीरिया कोशिका में दोहराते हैं, इसलिए इसका उपयोग अक्सर अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो ये देखिए, ये आपका वही प्लाज्मिड है, बस ये उसके अंदर ये देखिए कॉस, यहाँ पे आपका ये कॉस भाग है, मतलब ये लैम्डा फेज वाला भाग है, और इसके अलावा रिमेनिंग जो बचा हुआ भाग है वो प्लाज्मिड का है, और ये वाला जो कॉस भाग है वो लैम्डा फेज का है। ठीक है? मतलब फेज का है ये। ओके, इसको ये चिपचिपा सिरा होता है, दैट्स व्हाई इसलिए वो आसानी से इस प्लाज्मिड से जुड़ जाता है। तो ये वाला भाग तो वायरस का है, और इसका जो रिमेनिंग जो बचा हुआ भाग है वो बचा हुआ भाग आपका प्लाज्मिड है। ठीक है? ये वाला भाग फेज का है और रिमेनिंग भाग आपका प्लाज्मिड है। ठीक है? तो ये संकर बन गया पूरा। कॉस्मिड में क्या होता है? कॉस होता है, कॉस अनुक्रम स्थल है। इसके अलावा 6 प्रतिबंधन एंजाइम स्थल होते हैं। मतलब ये तो आपकी मर्जी है, आप कितने भी प्रतिबंधन एंजाइम स्थल बना सकते हो अपने सुविधा अनुसार। प्रतिकृति की उत्पत्ति होती है, ये तो देखिए प्रतिकृति की उत्पत्ति है। इसके अलावा इसमें एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की रजिस्टिव आर मतलब रजिस्टिव होता है, जिसको हम प्रतिजैविक कहते हैं, प्रतिरोधी कहते हैं। ठीक है? इसके अलावा इसमें प्रतिजैविक जीन होती है, आप जीन भी अपने अनुसार लगा सकते हो। ठीक है? एक वर्ड है निवेशी निष्क्रियता। एक बार ये देख लीजिए, एक वर्ड मिला था मुझे आपकी बुक के अंदर, तो मैं पढ़ा देता हूँ कि निवेशी निष्क्रियता क्या होती है। वांछित डीएनए के सम्मिलन के कारण किसी जीन का निष्क्रिय होना निवेशी निष्क्रियता कहलाता है। जैसे कि हमने जब PBr322 में टेट्रासाइक्लिन में BAM-H1 एंजाइम्स के द्वारा हमने टेट्रासाइक्लिन जीन को काट दिया था और अपना वांछित डीएनए टेट्रासाइक्लिन जीन की जगह जोड़ दिया था। तो अब वो जो प्लाज्मिड था वो अपने टेट्रासाइक्लिन का प्रतिरोध हो चुका है,
तो उसी को निवेशी निष्क्रियता बोलते हैं। अब वो जो बना हुआ जो नया प्लाज्मिड है वो अब जो बना हुआ जो पुनः संयोजित जो प्लाज्मिड है वो अपने निवेशी निष्क्रियता मतलब वो अपने टेट्रासाइक्लिन के गुण को खो चुका है, जिसको हम निवेशी निष्क्रियता कहते हैं। मतलब हमने निवेश किया, एक वांछित डीएनए का निवेश किया और आपका टेट्रासाइक्लिन अब निष्क्रिय हो गया। ठीक है, चलिए अब एक नई चीज आती है सक्षम परपोषी। ये एक्चुअली क्या, ये नया एक शब्दावली है, इसको समझना बहुत जरूरी है। रह गया था मेरा शब्दावली समझाना आपको, मतलब ये शब्दावली का एक भाग है। उसके बाद ये आपकी खत्म होने के बाद में हम पुनः संयोजन के क्रियाविधि हम शुरू करेंगे। देखिए, सक्षम परपोषी कहने का मतलब है कि आपका पुनः संयोजक डीएनए तैयार हो गया है, आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया है, लेकिन अब आपके जिस परपोषी में डालना है उसको पहले सक्षम बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो डीएनए है, जो पुनः संयोजक डीएनए है, वो जल रागी होता है। मतलब कहने का मतलब वो जल स्नेही होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए के ऊपर, जिसकी वजह से उसको वो जल स्नेही बना देता है, क्योंकि जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा वो जल स्नेही होगा। और आपके जो अब आप जिस बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर वो पुनः संयोजन डीएनए डालना चाहते हो, तो दो समस्याएं आती हैं। पहली समस्या, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है वो बहुत ज्यादा सख्त होती है। वो क्यों लेगी आपके डीएनए को? कैसे डालोगे सख्त चीज के अंदर डीएनए, कैसे एंटर कराओगे? दूसरी प्रॉब्लम, आपकी जो कोशिका की मेम्ब्रेन होती है उस बैक्टीरिया की, वो जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है जल भीरु, मतलब वो जल का विरोध करती है। मतलब ऐसे पदार्थ जो जल स्नेही होते हैं वो उसके अंदर नहीं आ सकते, और लेकिन आपका डीएनए जल स्नेही है, वो कैसे एंटर करेगा? तो ये दो समस्याएं आती हैं। बैक्टीरिया को पुनः संयोजक डीएनए लेने के लिए बैक्टीरिया कोशिकाओं को पहले सक्षम बनाया जाता है। बैक्टीरिया कोशिका यहाँ पे परपोषी होते हैं, ध्यान रखना। कोशिका में पुनः संयोजक डीएनए की प्रविष्टि में दो अवरोध होते हैं। मतलब जब भी बैक्टीरिया में आपको पुनः संयोजक डीएनए डालना है तो उसमें दो तरीके के अवरोध होते हैं। पहला होता है कोशिका भित्ति और दूसरा होता है कोशिका की झिल्ली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका की भित्ति का पहला अवरोध क्या है। पहले कोशिका को, अब कोशिका की भित्ति देखिए, इतनी भित्ति, अब मान के चलो ये भित्ति है कोशिका की, ये कोशिका की मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये पहली समस्या है, ये दूसरी समस्या है। क्योंकि आप जब ये आपका, ये मान के चलो पुनः संयोजक डीएनए है जिसको आपको इसके अंदर डालना है, मतलब क्योंकि आपको इसके अंदर डालना है, ये आपका यहाँ आना चाहिए। आपका जो डीएनए है वो इसके अंदर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, लेकिन ये पहले दो, जब तक अवरोध को पार नहीं करेगा वो डीएनए अंदर नहीं आएगा। तो अब पहले दो अवरोध पार करने चाहिए। तो पहला अवरोध है आपका, जो पहला अवरोध तो है आपका, एक मिनट, पहला अवरोध है आपका कोशिका भित्ति और दूसरा है कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति बहुत सख्त होती है, जो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है बहुत सख्त होती है। ऐसे नहीं आप उसको, अगर ऐसे ही अगर आपने उसको कोशिका भित्ति को डैमेज कर दिया, मान के चलो आपने क्या किया, कोशिका भित्ति को डैमेज कर दिया, तो भी दिक्कत है। ठीक है, तो डैमेज भी, अगर आपने पूरी तरीके से उसको डैमेज कर दिया तो भी दिक्कत है। पूरी तरीके से डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोशिका भित्ति को डैमेज कर दिया ना तो कोशिका, जो बैक्टीरिया की कोशिका होती है, मर जाती है बहुत जल्दी। हम पूरी तरीके से, मेरे वर्ड याद रखना, पूरी तरीके से उसको मतलब खत्म नहीं कर सकते। अब कोशिका की भित्ति इतनी सख्त होती है, वो किसी भी नए भाग को अंदर नहीं आने देती, नए किसी भी अधिक पदार्थ को अंदर नहीं आने देती। तो उसके लिए हम एक तरीका अपनाते हैं, हम एक कैल्शियम का एक विशिष्ट सांद्रता का एक सॉल्यूशन लेते हैं, एक विलयन लेते हैं और उसके साथ संसाधित करते हैं, जो क्या करता है, इसकी कोशिका भित्ति में छेद कर देगा और जिसकी वजह से आप उसको भित्ति में प्रवेश करा सकते हो। जैसे देखिए, मान के चलो ये आपका डीएनए है जिसको आपको अंदर कराना है, उसको हम क्या करते हैं, कैल्शियम की विलयन में डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है, आपकी कोशिका भित्ति में छेद हो जाते हैं। अब कोशिका भित्ति में छेद हो गए तो मतलब एटलीस्ट आपका, अब कोशिका भित्ति में छेद हो गए तो कम से कम अब आपका डीएनए अंदर यहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा। मतलब कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में तो आ ही गया। और जो छेद हुए हैं कोशिका भित्ति में, वो उसके जो कोशिका के अंदर जो आपका मतलब जो कोशिका के अंदर ऐसा सामान होता है, इस तरीके की मतलब इसमें क्रियाविधि होती है कि जो छेद हुए हैं ना उसको वो भर देगा। ठीक है, कोशिका भित्ति के अंदर जो छेद हुए हैं वो भर दिए जाएंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उसकी सेल मेम्ब्रेन बना के, सेल मेम्ब्रेन इस तरीके के पदार्थ बनाएगी और कोशिका भित्ति को भर देगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही अगर आप खत्म कर देते हैं ना तो बनाना मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप जो छेद हुए, छेद को भरना आसान टफ नहीं है, छेद को आप आसानी से भर सकते हो, लेकिन अगर पूरी तरीके से अगर खत्म कर देते ना तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मतलब आपने पहली सफलता तो पा ली, आपने कोशिका भित्ति में छेद कर दिए और आपका डीएनए यहाँ पहुंच गया है। अब दूसरी दिक्कत क्या है, ये दूसरी दिक्कत है मेम्ब्रेन को झिल्ली। अब दिक्कत क्या है दूसरी झिल्ली का, क्योंकि आपकी जो झिल्ली होती है बेटा वो होती है आपकी जल विरोधी।
ध्यान रखना, अगर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर जो फ्लूइक मोज़ेक मॉडल था, उसमें क्या होता है, जो आपकी जो झिल्ली होती है वो होती है आपकी द्विपरतीय लिपिड की झिल्ली होती है। और लिपिड क्या होता है, जो द्विपरतीय वसा झिल्ली होती है। और वसा क्या होती है, वसा है क्या, वसा तो खुद भैया पानी से दूर रहती है। आपने देखा है घी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब पानी से दूर रहते हैं, तेल पानी से दूर रहता है। अब ऐसा पदार्थ जो पानी से दूर रहता है वो कैसे जल स्नेही भाग को अंदर आने देगा। डीएनए मान के चलो, आपने देखा होगा पानी और जल को एक साथ डाल दीजिए, दोनों अलग अलग हो जाएंगे कुछ समय बाद। तो आपकी झिल्ली वसा है और आपका जो डीएनए है वो जल स्नेही है। अगर आपने डाला भी तो ये झिल्ली उसको दूर फेंक देगी। तो एक ये समस्या है। अब इस समस्या को कैसे दूर किया जाए, डालना तो पड़ेगा ही भैया। तो ऐसी कोशिका को सबसे पहले क्या करते हैं, पुनः संयोजक डीएनए के साथ में पहले बर्फ पे रखते हैं। मतलब ऐसी कोशिकाएं हैं जिसमें आपने एटलीस्ट आपका डीएनए बीच में आ चुका है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के साथ में आ चुका है। ऐसी कोशिकाओं को हम सबसे पहले बर्फ में रखते हैं, मतलब किसके, पुनः संयोजक डीएनए के साथ में बर्फ में रखते हैं। तो बर्फ में आपने रखने से क्या होगा, बर्फ में रखने की वजह से क्या होता है, आपकी जो झिल्ली होती है वो थोड़ी संकुचित हो जाएगी। मतलब ऐसे देखा आपने, जब ठंड लगती है तो हम क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो आपकी झिल्ली सिकुड़ जाएगी। झिल्ली सिकुड़ गई, फिर हम क्या कराते हैं, झिल्ली सिकुड़ गई, अब झिल्ली सिकुड़ गई तो उसके बाद में हम अपने पुनः संयोजन डीएनए को फिर हम उसके बाद में बलपूर्वक प्रवेश करवाते हैं। बलपूर्वक प्रवेश करवाते हैं। फिर थोड़े समय के लिए, यहाँ पे देखिए, फिर थोड़े समय के लिए उसको 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पे रखा जाता है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूँ। मुझे लग रहा है कि इसका समझ में नहीं आ रहा शायद आपको। इसको सबसे पहले आपने बर्फ में रखा और बर्फ में प्लाज्मिड भी रखा जाता है, वो रखना रह गया, मैं नोट्स में डाल दूंगा। तो प्लाज्मिड और इस पूरे डीएनए को मतलब बर्फ पे रखा। बर्फ में रखने के बाद में क्या होता है कि झिल्ली संकुचित हो जाती है। फिर हम इसे विशिष्ट तापमान पे रखते हैं। विशिष्ट तापमान पे रखने से क्या होता है कि जैसे विशिष्ट तापमान पे रखा तो सबसे पहले जैसे क्या हुआ कि अब इसको बलपूर्वक कैसे कराएंगे आप, पहले ये देखिए। जैसे आपने क्या हुआ, झिल्ली को आपने संकुचित हो गई, मतलब बर्फ पे रखा, झिल्ली संकुचित हो गई। तो उसके बाद आपने तापमान दे दिया। तापमान देते क्या हुआ, आपकी जो झिल्ली थी एकदम से फैल गई। भैया अगर आपको एकदम से ठंड लगी है और आपको एकदम से आपको तापमान के पास में ले जाए, अगर आपके सामने भट्टी जला दे, ठीक है, तो क्या होगा, आप भी तो थोड़ा आराम से फील करोगे, आराम फील करोगे ना। 0 डिग्री टेम्परेचर है और अगर आपके सामने भट्टी जल रही हो तो आराम से आप भी क्या होगे, आप भी थोड़े से एक्सपेंड हो जाओगे, फूल जाओगे। और जब वो फूल गई उस वक्त हम उसको अंदर प्रवेश करवाते हैं। देखिए तो क्या होता है, झिल्ली का विस्तार हो जाता है और झिल्ली अधिक द्रवित बन जाती है। और फिर उसके बाद में जो द्रवित बन गई, फिर उसके बाद में हम आसानी से हम अपने पुनः संयोजक डीएनए को आसानी से वो अंदर हम बल प्रवेश करवा के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि झिल्ली जो होती है वो द्रवित होती है। जब तो फ्लूक मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, क्योंकि फ्लूक है, फ्लूइड है, झिल्ली आपकी फ्लूइड होती है, मतलब पानी जैसी होती है। तो ये पानी जैसी होती है, थोड़ा सा आपने पानी को फैला दिया तो अब आसानी से आप उसके अंदर आप अपने डीएनए को प्रवेश करवा सकते हो। ठीक है, तो डीएनए आपका प्रवेश कर गया। लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो झिल्ली होती है ना, अगर आपकी फैल गई ना तो दोबारा से अपने आप नहीं आएगी। अगर एक बार फैल गई ना तो दोबारा से अपनी पुनः स्थिति में नहीं आती है। उसको पुनः स्थिति में लाने के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे आपका डीएनए तो पहुंच गया, लेकिन पुनः स्थिति में लाने के लिए इसको दोबारा से बर्फ पे रखते हैं और दोबारा से जो झिल्ली फैली थी वो दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाती है। बस यही तरीका होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको शायद थोड़ा सा ये पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा, तो मैंने समझा दिया। फिर इसे पुनः बर्फ पे रखा जाता है। ऐसा करने से पुनः संयोजन डीएनए आसानी से प्रवेश कर जाता है। ठीक है, देखिए हो गया। नहीं समझ में आया तुमसे पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगा। अब यह अब आपका ये पूरा हो चुका है, मतलब आपका सारी जितनी भी शब्दावली थी मैंने सारी पूरी कर दी है। इससे ज्यादा शब्दावली कहीं नहीं, आपकी पूरी किताब के अंदर नहीं है, मैंने पूरी खोज के निकाल दी है। अब आता है पुनः संयोजन डीएनए के गठन में सम्मिलित प्रक्रम, जो आपका आखिरी भाग है। यह अब आपका आखिरी भाग है जयप्रतिनिधि का, जिसके अंदर में क्या क्या चरण पढ़ने हैं हमें। अनुवांशिक पदार्थ का अब आपको आसानी से हो जाएगा क्योंकि आप सारी शब्दावली पढ़ चुके हो। अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण सबसे पहले करते हैं। जिस डीएनए को आपको चाहिए वो डीएनए कट तो करना पड़ेगा ना, तो एंजाइम की मदद से करते हैं, तो आप आसानी से समझ जाओगे। डीएनए को विशिष्ट तरीके से काटना, वो हम एंजाइम्स की मदद से करते हैं, वो आप समझ जाओगे। पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन, ये एक नया अलग से मैं समझा देता हूँ क्या होता है। पीसीआर क्या करता है कि मान के चलो आपने लाभकारी जीन को काट दिया और आपको उसको बहुत सारे प्लाज्मिड में जोड़ना है। अगर आप जीन काटोगे तो एक ही जीन तो मिलेगी आपको, अगर एक लाभकारी जीन तो एक ही मिली ना, लेकिन हम चाहते हैं इस लाभकारी जीन को हम बहुत सारे प्लाज्मिड में जोड़ दें।
तो उससे क्या होगा कि आपके अगर मान के चलो एक प्लाज्मिड में आपने जोड़ा, अगर वो फेल हो गया तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा ना। हम एक ही जीन को तो क्या करेंगे, हम चाहते हैं बहुत सारे प्लाज्मिड में जोड़ के फिर हम इकोलाई में डालते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट आने की जो संभावना है वो सही ज्यादा हो। अगर आपने एक डाला, एक डीएनए को एक प्लाज्मिड में डाला और आपने इकोलाई में डाल दिया, मान के चलो आपका रिजल्ट खराब हो गया, तो आपकी मेहनत तो खराब हो गई ना, आपकी मेहनत तो खराब हो गई ना। तो इसलिए क्या करते हैं, आपकी मेहनत खराब हो गई, तो आपकी मेहनत खराब ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे डीएनए बना देते हैं और बहुत सारे प्लाज्मिड में डाल देते हैं। अगर आपका एक खराब हुआ तो दूसरा है ना, दूसरा खराब हुआ तो तीसरा है ना। आपने अगर 10 ऐसे प्लाज्मिड बना दिए, 10 ऐसे पुनः संयोजक डीएनए बना दिए, तो अगर एक खराब हुआ तो कम से कम दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा है, तो कम से कम कुछ संभावना तो है ना आपके रिजल्ट सही आने की। अगर आपने एक किया, सारा समय एक पे लगा दिया और देखा कुछ समय बाद एक खराब हो गया, फिर दोबारा से शुरू करो। अब क्या होता है कि वांछित डीएनए तो आपको कट करके एक ही मिलेगा, तो वांछित डीएनए के लिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हम संवर्धन करते हैं। पीसीआर एक मशीन होती है, उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर पुनः संयोजन डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेश करना, मतलब जो पुनः संयोजन डीएनए होता है उसको परपोषी कोशिका में डाला जाता है, वो हमने अभी बता दिया, अभी बताया मैंने कैसे डालते हैं। फिर बाहरी जीन का उत्पाद प्राप्त करना, अगर मान के चलो अगर आपका रिजल्ट बिल्कुल सही हो गया है, फिर हम बाहरी जीन को उत्पाद प्राप्त करने के लिए उसको हम जैविक जो रिएक्टर होते हैं उसमें डालते हैं, जिसको आप मतलब बहुत अगर बड़े स्केल पे काम करना चाहते हो तो आप इस आराम से कर सकते हो। तो ये है पुनः संयोजक डीएनए के गठन में सम्मिलित प्रक्रम, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक प्रक्रम के बारे में आसानी से समझेंगे। और अब आप सबको समझ चुके हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।